4 ममालिक में 100 के करीब कंपनियां का जनरल आजम सलीम बाजवा और उनके खानदान जनरल कमर जवेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ, जिनके बारे में फैक्ट फोकस और हकाइक ने पिछले माह एक खबर फाइल की जो कि उनके और उनके खानदान के असासों के बारे में थी, उन असासों के बारे में जो उन्होंने पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने के बाद बनाए। यह खबर फैक्ट फोकस ने जारी की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने खबर शाया होने के 13 मिनट के बाद ही फैक्ट फोकस को पाकिस्तान में बंद कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक तारीख है पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया को दबाने और आज़ादी सहाफत के खिलाफ इकदाम करने की, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया और आज़ाद सहाफ़ी हमेशा से मुस्लिम लीग नून के इस तरह के हथकंडों का मुकाबला करते रहे हैं। आज का मौज़ूए गुफ्तगू ये नहीं, आज का मौज़ूए गुफ्तगू ये है कि कमर जवेद बाजवा साहब ने एक सहाफ़ी एंकर पर्सन जनाब जवेद चौधरी को एक इंटरव्यू दिया है या उनसे कोई मुलाकात की है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने अखबार यानी रोज़नामा एक्सप्रेस में एक तहरीर लिखी है। इस तहरीर के अंदर उन्होंने एक हिस्सा जो है उसमें बाकी किसी भी चीज़ पे मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक हिस्सा जो है उसमें मेरी खबर के हवाले से इशारा किया गया है। मैं उसमें जवेद चौधरी साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है वो और जो दीगर मेरी खबर के हवाले से चंद बातें हैं उनके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। जो उन्होंने लिखा है वो मैं एग्जैक्टली पढ़ता हूं कि जनरल बाजवा अपने असासों से मुतल्लक खबर पर दुखी हैं। ये जानते हैं कि एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डेटा लीक किया है और रिपोर्टर ने साबर मिट्ठू के असासे उनके खाते में डालकर उनको बदनाम करने की या बुरा बनाने की कोशिश की है। ये अब अपने असासों का फोरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं, यानी कि जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा अपने असासों का फोरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं। 1980 से जब इनकी तनख्वाह 1450 रुपए से थी, उस वक्त से लेके अब तक यानी कि 29 नवंबर 2022 तक जब वो रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फोरेंसिक रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे। ये जनाब जवेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है, इल्जाम को मनो शाया किया है और इस इल्जाम के हवाले से उन्होंने किसी भी लम्हे पर मेरे से राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं एक मामूली सा सहाफ़ी रहा पाकिस्तान में, एक अखबार जो अखबार बहरहाल अच्छा अखबार था उसके साथ मुंसलिक रहा और तकरीबन 20 साल मैंने इस्लामाबाद में काम किया, जिसमें एक इदारा जो पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से बड़ा इदारा है उससे मेरा कोई 13 साल ताल्लुक़ रहा। इस 20-22 सालों में मेरा कभी भी जवेद चौधरी साहब से कोई अलैक सलैक वाला मामला नहीं हुआ, कभी कोई मुलाकात नहीं रही। जिंदगी भर में हमने एक मर्तबा टेलीफोन के ऊपर बात की। 2009 में होने वाली, अप्रैल 2009 में होने वाली ये कॉल मेरा और जवेद चौधरी साहब का जिंदगी का आखिरी बल्कि वाहिद राब्ता था। ये राब्ता क्यों किया गया वो बता के मैं इस खबर की तरफ आता हूं। 2009 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद सहाफ़ियों को, जिनकी तादाद उस वक्त जब मैं खबर कर रहा था 12 या 13 थी, को रूल पॉलिसी और कवानीन के खिलाफ, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुरवजा जो उस वक्त कानून था, जो ज़ाब्ते थे, जो रूल्स थे और जो पॉलिसी थी उसकी मुकम्मल वायलेशन में, बल्कि अदालती फैसलों का तमस्खुर उड़ाते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद सहाफ़ियों को प्लॉट अलॉट किए थे। ये मेरी इन्वेस्टिगेशन, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स और मेरी समझ उन डॉक्यूमेंट्स की जो मेरे पास थे ये थी। उन सहाफ़ियों में से, प्लॉट लेने वाले सहाफ़ियों में से, गलत तरीके से प्लॉट लेने वाले सहाफ़ियों में से एक नाम जवेद चौधरी का भी था। मैं चूंकि ये खबर करने जा रहा था तो मुझे यही सिखाया और बताया गया था कि जब भी कोई सहाफ़ी खबर करता है तो वो जिसके बारे में खबर हो उससे उसका मौक़िफ़ जरूर लेता है। मैंने मौक़िफ़
लेने के लिए जनाब जवेद चौधरी साहब को कॉल की तो फोन ना मिला। मैंने उनको SMS भेजा क्योंकि उस दौर में व्हाट्सएप की सहूलत नहीं थी, तो उनका जवाब फौरी तौर पे नहीं आया। उसके बाद मैंने एक और सहाफ़ी से रब्ता किया तो कुछ बदमज़गी हो गई, कुछ गालियां वगैरह निकाली जिन सहाफ़ी से मैंने कॉल किया। तो उस गालियों वाले वाक़े के बाद मुझे एक दिन जवेद चौधरी साहब के नंबर से कॉल आई, मैंने अटेंड किया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी बताया प्लाट लेने के हवाले से, और जो इससे रिलेटेड जो वाक़यात थे उनके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। जो जवेद चौधरी साहब ने मौक़िफ़ बताया वो मौक़िफ़ बुनियादी तौर पे बिल्कुल गलत और बेबुनियाद था, और वो प्लाट यूसुफ रज़ा गिलानी ने गलत तौर पे दिया था और जनाब जवेद चौधरी ने गलत तौर पे लिया था। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं असरार के साथ। बिल्कुल अगर जवेद चौधरी साहब मुझे अदालत में लेके जाना चाहें इस बात के हवाले से कि वो प्लॉट गलत दिया गया था, पॉलिसी की वायलेशन में था, क्लियरली इस्लामाबाद जो भी हाई कोर्ट या किसी भी सुपीरियर कोर्ट के जो फैसले थे उनकी खुल्ला वाज़े खिलाफ वर्जी में था, और किसी भी तरीके से जो पॉलिसी थी उस वक्त की उसके तहत ये प्लॉट नहीं दिया जा सकता था। ये प्लॉट देके नवाजा गया। तो इसके ऊपर जो भी उनका मौक़िफ़ था, मेरे उस वक्त के इदारे ने, वो जो भी इदारा था उसने वो खबर छापने से इनकार कर दिया क्योंकि बड़े बड़े सहाफ़ियों के बारे में आ रहा था। तो उस वक्त भी मैंने बजाय उस सेंसरशिप को कबूल करने के मैंने एक इदारे में, एक डिजिटल इदारे में वो खबर जो है वो छाप दी, और खबर की मुख्तलिफ किस्तें जो हैं वो छपी। बात यह है जवेद चौधरी साहब के हवाले से कि ये बड़ी ज्यादती की बात है कि अगर उनको किसी शख्स ने, और वो भी ऐसा शख्स जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मबनी एक खबर छप रही है और वो ये कह रहा है कि जी इल्ज़ाम लगा रहा है, और करप्शन का इल्ज़ाम, और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है कि पैसे देकर 50 लोगों को डाटा जो है ना लीक किया गया है और मेरी खबर का हवाला दिया जा रहा है। जवेद चौधरी साहब को ये बात या तो लिखनी नहीं चाहिए थी या मेरे से पूछ लेनी चाहिए थी। इंतहाई गलत, घटिया, झूठ और बेबुनियाद बात है। पाकिस्तान में जो भी बड़े अखबारात हैं अमूमी तौर पे, मैं पिछले 20 साल से मैं मुतल्लक हूं इस शोबे के, अमूमी तौर पे लोगों के टैक्स रिटर्न, टैक्स गोशवारों के मुतल्लक खबरें छपती हैं, बड़े बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं, सहाफ़ियों को ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, सहाफ़ी इनकी तस्दीक करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। जिन पे चोरी करने का इल्ज़ाम लगता है वो बाद में शोर मचाते हैं। वो चोरी का इल्ज़ाम लगने वाले दूसरे तरफ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उल्टा सहाफ़ियों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। जवेद चौधरी साहब को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए था। जवेद चौधरी साहब को ये रवश तर्क करने का सोचना चाहिए। अब बहुत सीनियर हो गए हैं कि पाकिस्तान के हर बड़े से बड़े चोर के साथ बैठ के उस चोर का दफा करना, चाहे वो मलक रियाज हो, चाहे वो जनरल कमर जवेद बाजवा हो। मैं बाजवा साहब के बारे में कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन एक खबर है जो कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मबनी है। उस खबर के बाद जवेद चौधरी साहब के इस तरह के अल्फाज लिखना, बजाय उस खबर के बारे में उनकी कोई वजाहत आए, उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ आए, उल्टा शूट द मैसेंजर के फार्मूले के तहत वो उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इससे ज्यादा घटियापन मैं नहीं समझता कोई हो सकता है। जवेद चौधरी साहब को अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। अगर वो प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म से मुंसलिक है तो मुझे जिम्मेदार ठहराएं। जो मैंने उनके बारे में बात की, मैंने मिसाल सिर्फ इसलिए दी कि अगर मैं कर रहा था तो मैंने पहले आपसे राब्ता किया, आपसे सवाल पूछा, फिर मैं आगे चला, तो आपको भी मेरे से सवाल पूछ लेना चाहिए था। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं थी। अच्छा खैर, अब ये तो जवेद चौधरी साहब वाला पार्ट था। अब हम आते हैं जनरल कमर जवेद बाजवा के पार्ट के ऊपर। जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जब से खबर छपी है वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों के जरिए अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ISPR के जरिए भी अपने जाने से 1-2 दिन पहले एक मौक़िफ़ देने की कोशिश की जो बड़ा भोंडा सा मौक़िफ़ था, उसके अंदर कोई बात भी नहीं थी, बल्कि उसने तो खबर की तरदीद की। अभी जवेद चौधरी साहब के जरिए खबर की तस्दीक भी कर रहे हैं और कुछ बातें शायद जज्बात में, जोश में या गलत फहमी की बुनियाद पे ऐसी भी कह गए हैं जिससे उल्टा उनका केस अपना भी कमज़ोर हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा उनके जो सुसर हैं साहब ज़ाहिर है अमजद साहब, जनरल इजाज़ अमजद साहब, जो कि बड़े साहब ज़ाहिर है के रख रखाव वाले और बड़े मिलनसार लोगों में शामिल हैं, उस त्यारे में शामिल थे जो
मेरे शहर से आ रहा था, हेलीकॉप्टर था और एक उसके आगे त्यारा था और त्यारा गिर गया था, और फिर हेलीकॉप्टर में असलम बेग साहब थे और ये साहब भी थे, और ये असलम बेग साहब से कह रहे थे कि आप नीचे जाके मार्शल्ला लगाएं, लेकिन मार्शल्ला नहीं लगा था। तो ये जो साहब हैं एजाज अमजद साहब, इनका बड़ा ताल्लुक है माशाल्लाह। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बताती है कि ये आप कह लें कि पिछले साल लंदन में थे और लंदन में इनकी बड़ी मसरूफियात रहीं, जिनकी डिटेल्स जो हैं वो मुकम्मल मौजूद हैं। तो इनके बारे में बात और तरफ चली जाती है। एजाज अमजद साहब के बारे में कहते हैं कि उनकी तरफ से जनरल बाजवा साहब की अहलिया यानी मोहतरमा आयशा अमजद साहबा को जो भी जायदाद मिली वो सारी बच्चों की तालीम पे लगा दी। तो यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एजाज अमजद साहब की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, मतलब जो मिला था, जो अब तक मिला है अब तक, वो सारा बच्चों की तालीम पे लग गया। यानी कि जितने भी असासे बने हैं उनका जवाब अब कमर जवेद बाजवा साहब की तनख्वाह से हमें चाहिए, या जो उनको विरासत में कोई जमीन थोड़ी सी मिली थी उसके बेचे जाने से, नंबर 1, और नंबर 2 जो तनख्वाह 1400 रुपए माहाना से शुरू हुई उससे हमें जवाब चाहिए। जो फोरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब, उसके अंदर इस चीज का जवाब चाहिए होगा कि चूंकि एजाज अमजद साहब ने तो कुछ दिया नहीं, उनको अपनी तरफ से तो बिल्कुल मामूली सी जो है, उनके वाला साहब कर्नल थे जब उनका इंतकाल हो गया, तो जो मामूली सी उनको ज़मीन मिली और उसके बाद उनकी जो 1400 रुपए से शुरू होने वाली तनख्वाह, उससे लेके कि 2016 तक तो 3-4 टोटल प्लॉट थे, जिनमें से 3 अहलिया के नाम जो मैंने लिखा स्टोरी के अंदर और कुछ कमर जवेद बाजवा साहब के अपने थे। तो वो 2016 के बाद उनके आर्मी चीफ बनने के बाद एक तासुर ये भी दिया आपने कमर जवेद बाजवा साहब जवेद चौधरी साहब के जरिए, जो पाकिस्तान के हर बड़े चोर की रखवाली करते हैं। मैं आपको चोर नहीं कह रहा, मैं माजी के बारे में बता रहा हूं, इस बारे में लोग फैसला करेंगे। माजी में उनका माजी ये रहा है कि वो पाकिस्तान के हर बड़े चोर का जो है ना वो जाके वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। बेसिकली वो खुद नहीं करते। जवेद चौधरी साहब जो है ये बेसिकली इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ये वहां से डाटा ले रहे होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो उसके मुताबिक ये आगे अपने जो मामलात हैं उनको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अभी आपके पास भी वक्त आपसे इसलिए मांगा और आपने इसलिए वक्त दिया कि साफ ज़ाहिर है कि ये सारे मामला उधर से ही आ रहे थे। तो आप ये देख लीजिए कि आपने जो पहली बात इस कौम को बतानी है फोरेंसिक ऑडिट के जरिए कि सहाफ़ी अहमद नूरानी की खबर में ये वाले पॉइंट गलत हैं, भी ये वाली प्रॉपर्टीज हमारी नहीं थी, ये हमारे नाम डाली गई हैं, गलत है ये बात, ये आप बताएंगे, ये आपकी बड़ी कामयाबी होगी और मेरे लिए मेरी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा एक धचका लगेगा। नंबर 1। नंबर 2 आपने ये बताना है कि 2016 तक तो आपकी जायदाद इतनी थी और 2016 के बाद यकदम आपकी अहलिया के नाम के ऊपर डीएचए के अंदर शॉपिंग प्लाजा बन जाता है और उसकी इनकम भी आना शुरू हो जाती है। 2016 के साल में, जिस साल आप आर्मी चीफ बन रहे थे, आप सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल में थे, तो आपको ये इनकम आना शुरू हो जाती है वहां से कमर्शियल प्लाजे की। फिर एक के बाद डीएचए के अंदर, किसी आम जगह पे कमर्शियल प्लाजे की बात नहीं हो रही, डीएचए लाहौर के अंदर पाकिस्तान की प्राइम प्रॉपर्टी में आपका कमर्शियल प्लाजा एक और कमर्शियल प्लाजा बन जाता है। फिर आपके वहां पे कमर्शियल प्लॉट्स आना शुरू होते हैं। फिर आपका कराची में फार्म हाउस आना शुरू होता है। फिर आप कराची में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लेते हैं। आपकी वाइफ जो है, आपकी अहलिया की बात हो रही है, अभी मैं साबर हमीद वाली साइड पे आता हूं। फिर उसके बाद जो है आपने देखा, आगे आप चलते जाएं तो आपका जो फोरेंसिक ऑडिट होगा वो हमें बेसिकली यानी पाकिस्तानी कौम को वो ये बताएगा कि ये किस तरीके से होता है कि जब आपके 3-4 प्लाट होते हैं 2016 तक, तो उसके बाद से ये जो यकदम इजाफा, जो शॉपिंग प्लाजे, जो प्लॉट, जो शॉपिंग सेंटर्स ऐड होते हैं और जो फार्म हाउसेज ऐड होते हैं, और जब फिर 2020 में पहुंचते हैं तो इस्लामाबाद में गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर 2 इकट्ठे जो फार्म हाउसेज जो आपको मिलते हैं 15-15 करोड़ के, जिनकी आप कीमत सिर्फ 5-5 करोड़ लिखते हैं। तो ये कैसे फोरेंसिक ऑडिट जो है वो पाकिस्तानी कौम को ये बताएगा। तो ये जब बताएंगे तो आप अच्छा करेंगे, ये तो आप बहुत अच्छा इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि मेरी कौम को ये समझ आएगी, जो कि बहुत से मुख्तलिफ कामों में अपना टाइम सर्व करते हैं, वो किसी भी तरीके से फौज में आने में वक्त सर्व करेंगे, क्योंकि इससे बेहतरीन फार्मूला, मतलब
कि आप जो कह रहे हैं मैं साबित करूंगा कि ये पैसों से किस तरह बना और सही बना, तो वो कैसे, कौन सा फार्मूला है कि आप सीनियर जर्नल बन के ये सारा कुछ 6 सालों के अंदर आप एक नेटवर्क ऑफ फार्म हाउसेज ऑफ प्लॉट्स इन डीएचएज एंड बहुत बड़े बड़े महल्लात, और आपने यहाँ पे लिखवाया हुआ है कि आप एक आपकी अहलिया ने एक घर बनवाया है तो आप उसके अंदर रह रहे हैं, जो छोटा सा घर है, जबकि जो असासों की तफसील आते हैं वो तो मुख्तलिफ बताती हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं जनाब। तो अब इसमें जो आपके जाए, अब आप जब बात कर रहे हैं साबिर हमीद साहब की स्टोरी के अंदर तमाम तफसील मौजूद हैं कि वो आपके आर्मी चीफ बनने से पहले के क्या मामला थे उनके, और आपके आर्मी चीफ बनने के बाद के क्या मामला थे उनके, वो सारी तफसीलात तो जो खबर थी उसके अंदर मौजूद हैं। आपने क्लियरली देखा होगा कि साबिर हमीद के असासे क्यों दिखाने आपकी तरफ, साबिर हमीद के असासों के बगैर जो आपके इकट्ठे मिलके बने हैं उसमें आपकी जो मालियत है वो कहां से कहां चली जाती है। बात यह है कि देखें, साबिर हमीद साहब की बेटी हैं, उनका नाम महानूर है, वो आपकी बहू हैं। अब आपने ये बात करके दोबारा इस मौजूद को जिंदा किया। मैंने अर्ज किया खबर के अंदर, जिसको आपको चाहिए चैलेंज करें, उस खबर उस पॉइंट को गलत साबित करें। जुवेद चौधरी से लिखवा लिया, आप कल को आप किसी और से लिखवाएंगे, फिर किसी और से लिखवाएंगे, फिर किसी और को इंटरव्यू देंगे, ये बात फैलती चली जाएगी। आपको सवाल का जवाब देना होगा। सवाल ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि पहली बात है, मैंने तो वैसे साबिर बिट्टू साहब के सिर्फ असासे बढ़ते हुए दिखाए, आपके साथ अटैच नहीं किए। जो आपके साथ अटैच किया वो क्या किया है, वो सवाल है कि 2 नवंबर 2018 को आपके बेटे साद बाजवा की शादी होती है, उससे सिर्फ 9 दिन पहले डीएचए गुजरांवाला के 8 एक कनाल के 8 प्लॉट आपकी होने वाली बहू और साबिर हमीद साहब की बेटी जो हैं वो डिक्लेयर करती हैं 9 दिन पहले अपने गोशवारों के अंदर। ये कैसे मुमकिन हो गया कि वो वाले प्लॉट जो कि साबिर हमीद साहब के भी नहीं थे, जो साबिर हमीद साहब की अहलिया के नाम पे भी नहीं थे, जो कि उनके किसी और बच्चे के नाम पे भी नहीं थे, वो कैसे यकदम आपकी होने वाली बहू के नाम पे आ गए 9 दिन पहले? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो आपकी होने वाली बहू के नाम पे वो वाले प्लॉट आ गए, तो ये अगर उनकी तरफ से आए, वालिद की तरफ से किसी भी वजह से यहाँ वो ओनरशिप और जो वरासत की मुंतकली का तज़किरा नहीं हो सका, तो फिर ये बाकी बहनों को क्यों नहीं मिले? उनकी 3 और बहनें भी तो है ना, उनको क्यों नहीं मिल रहे ये प्लॉट? इसकी क्या वजह है? इसमें क्या गड़बड़ है? सिर्फ आपकी जो घर में आनी थी लड़की, जो बहू आपकी बननी थी, सिर्फ उन्हीं के नाम इतने प्लॉट, और वो भी ऐसे प्लॉट जो कभी बाप के नाम पे भी नहीं रहे, और वो भी डीएचए में, और वो भी गुजरांवाले के डीएचए में। बाजू साहब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हयात इस्लामाबाद, इतना बड़ा मुतनाज़ा प्रोजेक्ट, पाकिस्तानी कौम में से तो मैं 95% लोगों को यही नहीं पता कि ये मुतनाज़ा क्यों है, किस तरीके से लूटा गया है पाकिस्तान को इन 2 प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो कि ग्रैंड हयात और सेंटोरस के नाम पे कायम किए गए। और जब बात करें तो कम नाम निहाद इकोनॉमिस्ट और नाम निहाद जो है ना वो तरक्की पसंद लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कि ये तो आप इन्वेस्टमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। किसी को पता ही नहीं कि मामला क्या है। वो होटल्स की लैंड थी, होटल के लिए बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसे नहीं होते। ये जो पैसे 3-4 अरब अगर देने भी पड़ते हैं, ये कोई रकम ही नहीं उस वैल्यू के सामने। वो 2 नंबर प्लॉट ऑफर, और वो पाकिस्तान के हर मतलब है कि जो भी ताकतवर आदमी था उसको वहां पे वो अपार्टमेंट दिए गए, ठीक है। तो वो देखें, वो उनको वहां पे वो अपार्टमेंट मिल रहा है, और आप देखें मतलब है कि वो डिक्लेयर कब हो रहा है, निकाह से सिर्फ 9 दिन पहले। तो बाजवा साहब, मतलब आप बहुत से लोगों को बेवकूफ समझते होंगे, सबको बेवकूफ ना समझें। हम भी काम कर रहे हैं, हम भी इधर बैठे हैं, ठीक है। साबिर हमीद साहब कहाँ खड़े थे, उनका कितना काम था छोटा मोटा, और वो किस तरीके से यकदम 2018 में किस तरीके से फॉरेन प्रॉपर्टीज जो है वो बनना शुरू होती हैं, किस तरीके से वो माल्टा की नेशनैलिटियाँ और ये सारे मामला उनके इन्वेस्टमेंट के और कहां से कहां फैल जाता है। अब बाकी बातें छोड़ें, देखिए आपकी बहू जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर करती हैं कि वो टैक्स पेट्रोलियम की मैनेजमेंट में है। टैक्स पेट्रोलियम क्या है? आप किसी दिन इन सहाफियों में से किसी को बता दें, हमें ना बताएं, आप हमें ना बताएं, इन सहाफियों में से किसी को बता दें कि टैक्स पेट्रोलियम क्या है, कब कायम हुई। साबिर हमीद और नासिर हमीद का नाम लिखा हुआ है वहां पे, और आप साबिर हमीद और नासिर हमीद की बनने वाली कंपनी जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान में किन किन लोगों ने उसका सारा नेटवर्क फैलाया,
آپ کہتے ہیں صابر حمید صاحب کا تعلق نہیں ہے. آپ 5 بندے بٹھائیں, یہ چیئرمین نیب جو ہے موجودہ, ان سے پوچھ لیں لاہور میں ایک سوسائٹی کے جو معاملات جس کی فائلیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, بند ہیں, نیب نے اس کو فردر اس سوسائٹی کے سیل یا اس پہ پرچیز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. تو آپ کے لوگ کیوں, آئی ایس آئی کے لوگ اور فوج کے لوگ جو ہیں جب نیب وہاں پہ کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سوسائٹی کے حوالے سے, تو کیوں آپ کے لوگ روکتے ہیں ان معاملات کو؟ وہاں پہ وہ انہوں نے پوری کوشش کی. وہ تو اگر ہم بیچ میں نہ آتے, میں رپورٹنگ نہ کرتا سویرے ٹائملی, تو وہ سارا کچھ آپ کے جانے سے پہلے وہ ہو جاتا. وہ اربوں تو نہیں, مطلب ہے کہ میں تو اس طرح خربوں اور کربوں میں ایگزیکٹ فگر دینے کا عادی ہوں, لیکن میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 100 بلین سے اوپر کا پروجیکٹ آپ کو آپ کے فیملی میں وہ چلا جاتا اگر یہ آپ کی ڈیل کامیاب ہو جاتی. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چیزیں ہیں, یہ صابر بٹو صاحب کے معاملات نہیں ہیں کیا؟ وہ پراپرٹی کے یہ سارے چیزوں میں انوالو نہیں رہے ہیں؟ آپ جب فورینسک آڈٹ کرائیں گے تو پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے قوم کے سامنے اپنے ٹیکس ریٹرن رکھنے ہیں. آپ نے جب فورینسک آڈٹ آپ نے کروانا ہے تو آپ نے اپنے بیٹوں کے ٹیکس ریٹرن رکھنے ہیں. ہمیں پرووائڈ کریں, ہم وعدہ کرتے ہیں دیانتداری سے بالکل ایز اٹ از چھاپیں گے. پہلے بھی دیانتداری سے ایز اٹ از چھاپا ہے, آپ پہ تو الزام بھی نہیں لگایا. ہم نے تو کہا آپ کے ٹیکس ریٹرن یہ کہہ رہے ہیں, آپ ہم پہ الزام لگوا رہے ہیں. 50 لوگوں کا ڈیٹا یہ ہے, 50 کا نہیں ہزاروں کا ڈیٹا ہے. ڈیٹا لوگ دیتے ہیں, جب لوگ چوری ہوتے دیکھتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہے, یہ صرف اس لیے بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہماری ڈیجیٹل ٹرانزیکشن مانیٹرنگ جو ہے اس کے اندر کہ انہوں نے کوئی جا کے گاڑی خریدتا ہے کوئی بندہ تو اپنا CNIC دیتا ہے تو ایٹومیٹکلی FBR کو انفارمیشن چلی جاتی ہے. اب جب وہ گاڑی ڈکلیئر نہیں کرتا ہے تو FBR کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے گاڑی خریدی ہے, 3 کروڑ کی گاڑی ہے, تو ڈکلیئر ہی نہیں کر رہا, تو وہ اس سے پوچھتے اس کو آپ کی اطلاع کلیئر ہے, ایٹومیٹکلی لیٹر بھی ایٹومیٹکلی چلا جاتا ہے اس بندے کو اس کے گیون ایڈریس کے اوپر. تو ڈکلیریشن مجبوری بن جاتی ہے بعض اوقات. آپ یہ کہہ کے کہ جی ڈکلیئر کر دیا, اور چند اور لوگ جن کو پوری طرح سے اب لیٹسٹ سسٹم کی سمجھ نہیں ہے وہ بڑے مطلب وہ بن کے کہ جی یہ تو نظام ہی یہ ہے اور یہ وہ. کون سا نظام باجوہ صاحب, ہمیں بھی کوئی نظام بتائیں, کون سی ڈکلیریشن؟ یہ ڈکلیریشن اس طریقے سے ہوئی ہیں کہ فورن ٹرانزیکشن مانیٹر ہوئی تھیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ قوم کے سامنے لا کے وہ رکھیں. ہمیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا, خدا کا کرم ہے پاکستان میں جو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں فیکٹ فوکس کی جو تحقیقات کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, بالکل ہم ڈاکومنٹس کو اٹھا کے بالکل پاگلوں کی طرح سامنے نہیں پھیلا دیتے یا پھینک دیتے, ہم ان کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. ہم نے آپ کے دیے ہوئے جو ریٹرن سے دوبارہ FBR سے جا کے چیک کروائے کہ کیا یہ اوریجنل ہے, ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پراپرٹیز کے اوپر گئے, بعض پراپرٹیز پہ نہیں جا سکے, لیکن زیادہ تر پراپرٹیز کے اوپر جا کے وہاں سے مارکیٹ ویلیو چیک کی اور پھر قوم کو بتایا کہ یہ چیزیں, اور پھر بھی کہا جی ہم الزام نہیں لگا رہے, قوم خود فیصلہ کر لے کہ کیا 6 سال کے اندر اتنی بڑی پراپرٹیز بن سکتی ہیں. آپ ان لوگوں کے ذریعے الزام لگا رہے ہیں, اور بندہ تو کوئی کام کا ڈھونڈنے, آپ کو جوید چودھری صاحب ملے, خدا کا نام مانے, مطلب کوئی بندے کی تھوڑی بہت بندہ اپنے ادارے کی طرف بھی دیکھ لیتا ہے جس کے ساتھ منسلک رہا ہوتا ہے بندہ, کہ آپ کو جوید چودھری کے علاوہ پاکستان میں کوئی جرنلسٹ ہی نہیں ملا. تو بہرحال یہ والی وہ چیزیں تھیں, یہ اس کے اوپر فورینسک آڈٹ آئے گا تو مزہ آ جائے گا اور قوم کو کھل کے پتہ لگے گا, اور قوم میں ایک ترویج ہوگی کہ سب لوگ مل کے اپنے بچوں کو فوج میں بھیجے جا کے ہماری فوج مزید سے مزید مضبوط ہو. اور اگر کوئی بندہ پہنچے گا جنرل کے عہدے تک اور ہوگا تو وہ اپنے جو 3 سال ہوں گے 4 سال ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل کے, اس دوران وہ کھرب پتی بن کے پوری دنیا میں اثاثے بنا کے آرام سے گھر جائے گا. بہت جلد آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. Fact Focus, an initiative of Fact Media, an investigative journalism platform focused on reporting about transparency, governance, and human rights. Pakistan censors stories about the corruption and wrongdoings of the most powerful. Fact Focus has reported about these powerful interests professionally and without any fear. To continue reading great investigative stories, visit our GoFundMe page and contribute to our goal of raising $250,000 to fund Pakistan's most impactful news startup, Fact Focus.